हाँ तो भाइयों चलिए आज हम करने वाले हैं डायरेक्टिंग की थ्योरेटिकल पोर्शन। शाम को 5 बजे आने का कारण है क्योंकि हम चाहते थे कि हम अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज पूरी खत्म करवा दें, इसलिए सुबह 9 बजे हमने आपको इसीलिए शेयर्स का क्वेश्चन दिया और अब हम 5 बजे के आसपास जब भी आए हैं, माफ़ करिएगा हमें, तो हम आपके लिए डायरेक्टिंग चैप्टर लेके आए हैं, द थ्योरेटिकल पोर्शन। फाइनली हम सब रैप अप करेंगे, टेंशन मत लेना। तब तक के लिए आपसे दरखास्त है कि हमारे कॉमर्स बाबा के चैनल पे पहले से ही फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर्स की थ्योरी पहले से ही है। आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए क्योंकि हम लास्ट 2 डेज में उसके लिए केस स्टडीज लेके आने वाले हैं एंड वी वांट यू टू प्रिपेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? चलिए तो शुरू करते हैं डायरेक्टिंग के साथ। डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग का मतलब ही है प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इज यू हैव टू टेल योर एम्प्लॉइज दैट व्हाट दे हैव टू डू एंड देन सीइंग दैट, फिर वो देखना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको बता दिया कि भाई तुम्हें ये करना है, नहीं। डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। डायरेक्टिंग का मतलब होता है यू हैव टू टेल देम व्हाट टू डू, दैट मीन्स योर सबऑर्डिनेट्स, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। वो अपनी मेहनत वो पूरी कर रहे हैं या नहीं, अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं या नहीं, ये भी आपको किसके अंदर देखना होता है, डायरेक्टिंग के अंदर। सो चलिए डायरेक्टिंग को और डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहले फिर से आ जाते हैं, वापस बैक गियर में आ जाते हैं। और क्या सीखना है कि डायरेक्टिंग अगेन इज, बोलो मेरे साथ, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। क्या करना है ये आप बताओगे, आप मतलब द टॉप लेवल, द मैनेजरियल लेवल, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। फिर टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, यानी उनको बता दिया कि भैया आपको ये काम करना है। देन सीइंग दैट का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, मैनेजरियलशिप, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन आप उनको रेगुलरली मॉनिटर करोगे। सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ये आपको मेक श्योर करना है डायरेक्टिंग के अंदर। बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ सुपरवाइजर, बीइंग द टॉप लेवल पर्सन के जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, व्हाई डायरेक्टिंग इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। यू नो, बंदा बहुत अच्छा आईआईटी लेवल का है, तानसेन है, मतलब जो भी है बड़ी एमएफ हुसैन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन में ले आओगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भला हो जाएगा। यू नो, यू हैव टू मोल्ड देम। जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, यू हैव टू टेल देम व्हाट दे हैव टू एक्चुअली डू। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें करना क्या है, तो उनका होना ना होना बराबर है। यू हैव टू डिफाइन अ रोल, जस्ट लाइक इंडियन क्रिकेट टीम। भाई अब सब लोग जितने वहां पे हैं, सबका अपना रोल डिफाइंड है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, every single role is being defined and you as a manager have to give directions to your subordinates so that उनको एक डायरेक्शन मिल जाए और वो अपना काम शुरू कर सकें। उन्हें मालूम है what is their position, what is their job position, but उन्हें ये नहीं मालूम है how they have to put in their efforts, और वो as a manager, as a director आपको बताना पड़ता है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, that is being you। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्टिंग इज नॉट जस्ट अ वन डे अफेयर। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बता दिया और आपका डायरेक्टिंग का काम कंप्लीट हो गया। डायरेक्टिंग हमेशा ऑन अ रेगुलर बेसिस चलता रहेगा। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे आपको ऑर्डर देना है। ऑर्डर इन द सेंस यू हैव टू टेल द पीपल व्हाट टू डू, देन यू हैव टू मॉनिटर देम, यू हैव टू सुपरवाइज देम, यू हैव टू एनालाइज देम, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर देम, यू हैव टू गिव द फीडबैक टू देम। चलता रहता है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें बता दिया ना क्या करना है, आप करते रहो, नहीं। यू हैव टू टेल देम ऑन अ रेगुलर बेसिस कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं वैसा होगा, तभी डायरेक्टिंग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पॉसिबल है। अदरवाइज डायरेक्टिंग इज अ कंप्लीट अटर फेलियर। नेक्स्ट आते हैं, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द लोअर लेवल और टू द मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल जो लोअर लेवल में हम बात करते हैं वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट इज एवरीवेयर, इट इज एट एवरी लेवल। अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं, दे लुक फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे को डायरेक्शंस देते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। लोअर लेवल पे देयर आर सुपरवाइजर्स हु आर देयर टू मॉनिटर, हु आर देयर टू गिव द इंस्ट्रक्शंस। तो हर लेवल पे डायरेक्शन की जरूरत है, हर लेवल पे चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है। ऐसा कोई भी लेवल नहीं है आप ये बोल के स्किप कर दें, नहीं यार ये तो टॉप लेवल है, इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है, नहीं। देन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग अ सुपीरियर ओनली यू कैन डायरेक्ट अदर्स हु आर योर सबऑर्डिनेट्स। तो ये टॉप टू बॉटम डायरेक्शन या डायरेक्टिंग फ्लो होता है। जो अथॉरिटेटिव होते हैं
जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि भैया आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। तो यस, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब होता है डायरेक्टिंग का कोर एसेंस यही होता है कि सबऑर्डिनेट्स जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें कुछ इस तरीके से डायरेक्ट करो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, जो भी वो अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, वो इजीली अचीव हो सके, एटलीस्ट इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव हो सके, ऑन टाइम विथ लिमिटेड कॉस्ट। अगर अदरवाइज अदर मीनिंग में बोलूं तो विथ मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट के साथ वो चीजें कवर अप हो सके, सो दैट कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, कंपनी की गुडविल मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा मैंने बताया इनिशिएट सेक्शन, डायरेक्टिंग, चाहे आप फीचर बोल लो चाहे आप उसकी इंपॉर्टेंस बोल लो, डायरेक्टिंग शुरू यहीं से होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि विदाउट डायरेक्टिंग यू कैन नॉट इनिशिएट एक्शन, दैट मींस यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट डायरेक्टिंग। सो कोर और एसेंस क्या बन जाता है आपका? डायरेक्टिंग, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। यू नो व्हाट हैपेंस इज, हर बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो अलग कल्चर से आ रहा है, अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, अलग एजुकेशन लेवल से आ रहा है, अलग सोसाइटी से बिलोंग करता है वो। जब आप इन सारे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैद करते हो ना एक साथ काम करने के लिए, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को एक साथ करना, एक दूसरे के साथ करना, मिलके करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना। लेकिन जब डायरेक्टिंग वाली बात आ जाती है, व्हेन अ मैनेजर डिसाइड्स no, this is something given you as an instruction to the employees, now you have to follow this no matter what, then what happens is वो अपने पर्सनल बायस, पर्सनल मोटिव्स, पर्सनल लाइफ छोड़कर इंटीग्रेट करते हैं अपने सारे एफर्ट्स और वर्क करते हैं towards a common goal, that is something which organization has to achieve, and that is only possible by the way of directing. If there is no one to leader or there is no one to guide them, no one to monitor them, no one to supervise them, it is just not possible. देन मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यू नो हमें हमेशा किसी बड़े की ज़रूरत होती है या हमसे कोई ऊपर बैठा हो उसकी ज़रूरत होती है टू मोटिवेट अस इन सम और द अदर वे, आइदर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। जब तक फेयर नहीं होगा, जब तक एनकरेजमेंट नहीं होगा, जब तक डिज़ायर नहीं होगी, तब तक हम अपना काम उतने इफेक्टिवली नहीं कर सकते जितने इफेक्टिवली हम सोच के चलते हैं। सो इट इज़ बेटर टू हैव समवन ऑन द टॉप जो कि आपके बारे में सोच रहा है, एंड दैट इज़ द वे हाउ मोटिवेशन कम्स। वाई डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट? बीइंग अ सुपीरियर, अगर आप चीज़ों को नॉर्मली बात करेंगे, बताएंगे लोगों को, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं जनरली, तो वो मोटिवेट होते हैं, वो फील करते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वर्क इफेक्टिवली बेसिक। तो आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो है सुपरविजन। देखो यार, सुपरविजन जो होता है वो सुपरवाइजरी लेवल होता है, बेसिकली मिडिल और लोअर लेवल के मीडियोकर जो एक लेवल होता है। I know it is some way or the other it is a part of the lower level, but lower level में भी वो it is just a part of monitoring। तो हम उसको मॉनिटरिंग, मतलब एक तरीके से मॉनिटरिंग लेवल मान के चलते हैं, जहाँ पे जो काम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है। तो सुपरविजन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? इट इज प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शंस। आप क्या करोगे, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, शुरुआत से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू आर गोइंग टू गिव देम द इंस्ट्रक्शंस, देन यू आर गोइंग टू गाइड देम अलोंग। मतलब आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया, ओके दिस इज द टास्क जो तुम्हें करना है, अलॉन्ग विद दैट आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस भी अपना दोगे, बिकॉज दिस इज व्हाट दे एक्चुअली नीड। देन यू हैव टू मॉनिटर देम, यू हैव टू ऑब्जर्व देम। मॉनिटरिंग मीन्स तुम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू लुक ऑन अ रेगुलर बेसिस वेदर दे आर डूइंग द टास्क इन द मैनर इन विच यू हैव said or not, and finally what you have to do is you have to observe them. See, monitor और observe में ये होता है, monitoring में you are like टोकना पोकना सब चल रहा है, ये बता रहे हो वो बता रहे हो। Observing like standing in the corner and looking at the worker that he is doing the things in a particular manner or not. So basically observing में you are actually preparing the report that whatever you have told over these three areas, जो भी monitoring करते वक्त, गाइड करते वक्त, इंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने चीज़ें उनको बताई हैं, लेबर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को, क्या वो एक्चुअल में उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, दैट शुड बी सीन अंडर सुपरविजन। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सुपरवाइजर? आखिर सुपरवाइजरी लेवल पे जो सुपरवाइजर है वो रोल क्या करता है, काम क्या करता है? सबसे पहली चीज़, ही इज द लिंकिंग पिन। व्हेन इट कम्स टू लिंकिंग पिन, इट सिंपली मीन्स he is the one who will communicate every single thing to the top level management. He is the one who will let things done by the subordinates. वो एक ऐसा बंदा बैठा रहता है, उस पोजीशन पे बैठा रहता है जिससे वो काम भी करवाता है सबऑर्डिनेट से, जूनियर से, और टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी संभालता है, बिकॉज दे नेवर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जो दो फोर्सेज होते हैं, दैट इज द लोअर लेवल एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे नेवर इंटरेक्ट टू ईच अदर। तो ये जो सुपरवाइजर होता है, इसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बीच में ऐसा मीडिएटर बने कि सारे काम स्मूथली वर्क अपॉन करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन रोल ऑफ अ गाइड,
जो ये सुपरवाइजर्स होते हैं, ये मेंटोर होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बताते हैं कि काम कैसे किया जाता है, उनको सिखाया जाता है थ्रू जो सुपीरियर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके थ्रू, कि सबऑर्डिनेट्स को आखिर एक्चुअल में हाउ दे हैव टू बिहेव, हाउ दे हैव टू परफॉर्म द टास्क. सो दैट इज द काइंड ऑफ अ रोल ऑफ अ सुपरवाइजर. देन व्हेन इट कम्स टू द इंपॉर्टेंस, ensures issuing instruction. You know, there should be someone for the subordinates जिनको actual में instructions देने हैं subordinates को, and supervisor is the person who does the same thing. supervisor का काम ही ये होता है कि वो instructions दे, और इससे जो subordinates हैं उनके अंदर एक responsibility, sense of responsibility रहती है, because they have to report to someone. Then is discipline. You know, अगर आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, आपके सर पे कोई बैठा हुआ है हमेशा 24 घंटे, तो यू नो कि आपको काम करना ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिपोर्ट टू समवन, एंड दैट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, जहाँ पे हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज जानता है, एंड दे नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू परफॉर्म द जॉब, एंड इट क्रिएट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, इट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन एनवायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेम इज फैसिलिटेट्स कंट्रोल, क्योंकि अगर आप किसी को एक बार टोकोगे, 2 बार टोकोगे, तो तीसरी बार से वो काम वैसा नहीं करेगा, और वो टाइम पे ऑर्डरली काम करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, एंड इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट मैनेज करना आसान हो जाता है, जिसके कारण फीडबैक और कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे जब कुछ चीजें मोनोटोनस होने लगती हैं, काम करना है, मैनेजर को रिपोर्ट करना है, काम करना है, मैनेजर को रिपोर्ट करना है. व्हेन यू क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, अ काइंड ऑफ अ चेन, व्हाट हैपेंस इज आपका फीडबैक रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा हो जाता है. आप एज अ मैनेजर जानते हो कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेन कंट्रोल लेके आती हैं. एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू उन सबऑर्डिनेट्स को मालूम होता है व्हाट चेंजेस दे हैव टू मेक, जो गलतियां पहले की थी वो अब नहीं करनी है. ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं जस्ट बाय द वे ऑफ सुपरविजन, व्हेन देयर इज अ गाइड, व्हेन देयर इज अ मेंटोर, जो कि ये सब चीज़ें बताने के लिए वहाँ पे हो. लास्टली, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, फैसिलिटेट करता है गुड अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज there is a proper chain of command, there is a supervisor who is listening to you, who is guiding you, monitoring you, instructing you, supervising you basically, और उसके कारण you know to whom you have to communicate, to whom you have to answer, to whom you have to give the actual suggestions और response और feedback, और उसके कारण जो overall communication process है वो बहुत ही controlled और easy हो जाता है. चलिए इसको लिख लीजिए, अपन जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए तो दूसरे एलिमेंट पे पहुंचते हैं हमारे डायरेक्टिंग के, जो कि काफ़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, और उसके अंदर कुछ नहीं है, हमें ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हो, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग पीपल टू एक्चुअली वर्क ऑन अ टिपिकल टर्म. किस तरीके से वो काम कर सकते हैं. स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से उनको एनकरेज करना, उनके अंदर वो एक क्वालिटी लेके आना, वो एंथुजियाज्म लेके आना, जिसके थ्रू वो खुद से होकर काम करें. जैसे घर वाले बोलते हैं बेटा आज तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, दिल ही खुश हो जाता है, जो करवा लो उसके बाद. तो क्यों? क्योंकि भाई घर में हमारे टाइप का खाना बनाए, हम खाने वाले लोग हैं, हम खाने पे ही हमेशा बात करते हैं, भगवान जाने क्यों. बिरयानी रखी है, ठीक है, नहीं. तो मोटिवेशन जो है, वो मोटिवेशन बेसिकली क्या बताता है कि हाउ यू आर स्टिमुलेटिंग द पीपल. अगर स्टिमुलेट करना मतलब उनको एनकरेज करना एक तरीके से, सम ऑफ द अदर वे, या उनको किसी तरीके से उनके बिहेवियर को चेंज करना. व्हेन देयर इज अ बिहेवियरल चेंज, वो स्टिमुलेटिंग कहलाता है. इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग, either you inspire them, you tell them certain stories, you tell them certain thoughts, mindset ऐसा उनका बना देते हो कि वो इंस्पायर होकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और you induce them, you kind of like stimulating, ये होता है वो induce करना भी, you let them or you try to make them do something by some or the other way, वो inducing हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आखिर मोटिवेशन वर्क कैसे करता है. पहली चीज तो आपको एक एम्प्लॉय का मोटिव पता करना पड़ेगा, व्हाई ही इज देयर, व्हाई ही इज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है. जैसे ही पता चलेगा आप मोटिवेटर्स पे वर्क करना चालू करोगे. मोटिवेटर्स मतलब मान लो वो बंदा जो है वो अपनी ग्रोथ चाहता है, दैट इज हिज मोटिव. ग्रोथ कैसे मिलेगी, उसका प्रमोशन करके. दैट इज द काइंड ऑफ अ मोटिवेटर दैट विल हेल्प, मतलब सम टेक्निक, सम स्ट्रेटेजी जो कि वर्क अपॉन करेगी. उसका मोटिव है ग्रोथ, आप उसको दे दो प्रमोशन, वो हो जाएगा उसके लिए मोटिवेशन. ये तरीके से काम करता है मोटिवेशन का पूरा प्रोसेस. अब मोटिवेशन के कुछ फीचर्स क्या हैं. पहली चीज, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना. साइकोलॉजिकल फिनोमेना मतलब सारा दिमाग का खेल है, सारा मूड का खेल है, सारा टाइम का खेल है. आप ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ के लिए, अगर किसी इंसान के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ काम करती है तो वो मेरे लिए भी काम करेगी, दूसरे के लिए काम करेगी, फलाने ढिमके सबके लिए काम करेगी. यू नो, मोटिवेशन इज सच अ थिंग विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. शायद एक के लिए वो चीज़ काम कर जाए, शायद दूसरे के लिए वो कभी काम ना करे. बिकॉज मोटिवेशन
फिर से वही बोल देता हूँ यार, वर्क्स डिफरेंटली अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को हवाई जहाज चाहिए, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। बहुत सारी डिमांड्स होती हैं और आपको बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ सुपरवाइजर, बीइंग अ टॉप लेवल मैनेजर, बीइंग अ एग्जीक्यूटिव, आपको ये पता करना रहता है कि आपके एम्प्लॉइज आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। एंड बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, समटाइम्स इट इज वेरी हार्ड टू नो व्हाट योर एम्प्लॉइज वांट आउट ऑफ यू एज अ सुपीरियर। फिर आते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यू नो, मोटिवेट करने का होल सोल पर्पस क्या होता है? आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हो सो दैट उनको एक लेवल पे कुछ इस तरीके से एनकरेज करो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफर्ट्स लगाना चालू करें। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था, अगर आपको नहीं दिया था पहले तो अभी मैं आगे भी दूंगा, लेकिन एक तरीका आपको बताता हूँ। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के ही शेयर्स देती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ के अंदर ये एक तरीके से भावना आ जाए, हिंदी में अगर मैं बोलूँ एक सेंस ऑफ फीलिंग आ जाए कि उन्हें कंपनी के लिए काम करना है, क्योंकि अगर कंपनी के लिए काम करेंगे तो शेयर जो उनके पास हैं, जो उन्हें शेयर होल्ड करके रखे, उनकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी और इनडायरेक्टली फायदा भी उन्हें होगा। यानी अगर आप किसी को भी मोटिवेट करते हो, किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो, द होल सोल पर्पस इज टू जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट इंडिविजुअल। यही रीजन होता है। तो कभी भी मोटिवेशन अगर आप किसी को देते हो, व्हेन इट कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप क्योंकि गोल्स अचीव करना चाहते हो और चाहते हो कि वो एम्प्लॉयज का बिहेवियर भी टुवर्ड्स द गोल ही हो, टू अचीव द गोल, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ग्रीवेंसेस अलग रख के। ठीक है, आगे बढ़े। कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। हमारे घर वाले होते हैं ना, बोलते थे बेटा तेरे साथ दो चीज़ें होंगी, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, बहुत बड़ा नाम होगा तेरा, खुद की घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, फिर तो हम तेरे को रोकेंगे भी नहीं, तेरे को जो करना है करना। मतलब 10 तरह की बात करते हैं। और नहीं तो बेटा चाय का ठेला खुलवा देना है तेरे को, तुझे यही चाहिए ना, तेरे को चाय का ठेला खुलवाना है, हम खुलवा देंगे, तू मत पढ़, एक काम कर। पॉजिटिवली करके देख लिया, नेगेटिव भी करके देख लिया। मतलब दोनों तरीके से आपको मोटिवेट किया जा सकता है। सेम गोज विद द ऑर्गेनाइजेशन। आइदर दे विल बी मोटिवेटिंग यू कि बेटा काम कर ले, तेरे को हम 5 साल में यहां पहुंचा देंगे, दैट इज अ गुड मोटिवेटर। वरना बेटा काम कर ले, वरना तेरे को जॉब से निकाल देंगे। इट कैन बी बोथ वेज, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। देन कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने जैसा आपको बताया भी, मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज हार्ड टू एक्सप्रेस और हार्ड टू अंडरस्टैंड एज वेल। आप ये नहीं बोल सकते कि किसी तरह से मोटिवेशन काम करेगा ही करेगा 100% श्योर, इवन व्हेन यू नो कि वो बंदा क्या चाहता है। कई बार वो चीज़ें काम नहीं करती हैं, आपके फेवर में काम नहीं करती है बीइंग अ सुपीरियर। कई बार आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। मे बी वो ग्रोथ लेके चल रहा होगा जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपका सबऑर्डिनेट है, लेकिन वो अभी के लिए कुछ और डिमांड कर रहा होगा। आप उसके दिमाग की बात नहीं जान सकते, एंड इसलिए बोला जाता है कि मोटिवेशन समटाइम्स इट इज कॉम्प्लेक्स। लास्ट इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूस भी होता है। मोटिवेशन के साथ एक और प्रॉब्लम पता है क्या है कि मोटिवेशन डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, द थिंग्स दैट मोटिवेट्स आर ऑल्सो चेंजिंग। आप ये नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक वे में काम कर जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेशन। एंड प्लस मोटिवेशन इज कंटिन्यूस। यू कैन नॉट से यार मैंने उसके लिए इतना करा है, पहले किया था ना, पास्ट में किया था, तुम्हें किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी ना, प्रेजेंट में और करना पड़ेगा, तभी वो बंदा मोटिवेट होगा, तभी वो बंदा आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा। अगर वनडे अफेयर था तो आपने जब मोटिवेट किया था तो उसने आपको काम भी करके दे दिया था, अब आपको दोबारा मोटिवेट करना पड़ेगा अगर आप उससे और काम निकलवाना चाहते हो। एंड दैट इज हाउ मोटिवेशन वर्क्स। इसको लिख लीजिए। आगे अपन बढ़ते हैं मैस्लोज हायरार्की थ्योरी पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को एक बार देखते हैं कि मैस्लो ने किस तरीके से नीड की एक हायरार्की बनाई। मैस्लो ने कभी ये नहीं बोला कि यही हायरार्की फॉलो करना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन मैस्लो ने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली और वो ये है कि इंसान की जब तक बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं तब तक वो उससे ऊपर वाली नीड्स पे कभी नहीं जाएगा। दैट मीन्स किसी के लिए भी स्टेटस मायने नहीं रखेगा जब तक वो पॉवर्टी से जूझ रहा है। दैट इज द वे हाउ मोटिवेशन वर्क्स। यानी जब भी एक बंदा कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है, सबसे पहली नीड उसकी होती है फिजियोलॉजिकल नीड। नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड? इट इज नॉट साइकोलॉजिकल नीड, इट इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड को बोला जाता है बेसिक नीड्स, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। अब मैं इसको अगर डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूं तो ये है कि सबसे पहले जैसे ही कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हुआ तो उसका सबसे पहली जो नीड होगी वो ये होगी कि किस तरीके से उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक डिमांड्स हैं, बेसिक डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। अगर उसे लगता है कि ये बहुत आसानी से फुलफिल हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो पहली स्टेप पार कर जाएगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब भी एनालिसिस करेगी किसी भी एम्प्लॉय का तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को देखेगी, बेसिक नीड्स को देखेगी। मतलब वो ये चाहेगा कि एक एम्प्लॉय की बात अगर मैं करूं तो वो ये चाहेगा कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक डिजायर्स हैं, कि इतना पैसा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कमा ले कि उसका रोटी, कपड़ा, मकान वाला जो खर्चा है वो निकल जाए।
नेक्स्ट आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। नाउ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब होता है, सबसे पहले सेफ्टी को एक्सप्लेन करते हैं। सेफ्टी दो तरीके से देखता है, फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब है कि मेडिकली वो फिट रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, मेंटली ज्यादा प्रेशर ना आए, दैट इज द फिजिकल सेफ्टी। इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब है ही शुड बी सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मनी। पैसा वो इतना कमा ले, अगेन साइकोलॉजिकल का हिंट आता है कि इतना कि वो रोजमर्रा के खर्चे निकाल रहा है, कुछ पैसा सेव कर पा रहा है। When it comes to the security need, he is guaranteed about his job. उसको ये रोज डर ना लगे रहे हर रोज जब भी वो जॉब करने आए कि उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसका जॉब कभी भी छिन सकता है। ऐसी फीलिंग किसी भी एम्प्लॉय के अंदर नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो उसको डीमोटिवेट करती है और वो काम नहीं कर पाता है। फिर आती हैं सोशल नीड्स, ये हो गए फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। उसके बाद आते हैं सोशल नीड पे। नाउ व्हाट डज सोशल नीड मीन? हर इंसान अगर ह्यूमन बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो एक सोशल एनिमल होता है। दैट मीन्स ही लव्स टू इंटरेक्ट इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड ऑलवेज परसिस्ट एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो यहाँ पर जो सोशल नीड है वो ये बोलता है कि धीरे धीरे जैसे ही एक बंदा स्टेबल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी बेसिक नीड्स जो है यहाँ पे वो फुलफिल हो जाएंगी, तो वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करना चालू करेगा एम्प्लॉय से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। एंड ही विल ट्राई टू बी फ्रेंडली विद ईच एंड एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसे वो फ्रेंडली बिहेवियर अच्छा लगेगा, उसको सबके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगेगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट सोशल नीड्स। फिर आते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड का मतलब होता है एज सून एज ही इज फ्रेंडली अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब आ जाएगी बात उसकी मान सम्मान और गरिमा की। दैट मीन्स ही वांट्स कि ही शुड गेट अ स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एस्टीम नीड। मतलब उसे ये लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, नाउ आई शुड बी प्रमोटेड टू अ मैनेजरियल लेवल। मैं सीनियर मैनेजर बनूं, मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर बनूं, मुझे एक ऐसे टॉप लेवल पे जाना है जहां पे लोग मेरे काम को रिकॉग्नाइज करें, लोग मेरे काम को प्रेज करें, लोगों को ये पता चल सके कि जो भी मैं काम करता हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज एस्टीम नीड। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे वेयर यू हैव अ पोजीशन। फिर आ जाते हैं फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये नीड जो काम करती है ये तब करती है जब आप 30-40 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिवोट कर चुके होते हो और आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया होता है। फाइनली आप क्या सोचते हो कि मैंने लाइफ में अचीव क्या किया, मैंने लाइफ में क्या पाया। मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार अगर मैंने लाइफ में इतना कुछ किया है तो वेयर आई स्टैंड इन माई लाइफ राइट नाउ। ये चीज़ होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं यार, आत्ममंथन। यस, कि आप ये सोचते हो, आप ये एनालाइज करते हो व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। क्या सिर्फ पैसा ही अचीव किया, क्या किसी पोजीशन को अचीव किया, क्या लाइफ में मैंने फ्रेंड्स बनाए या नहीं बनाए। ये फाइनल एक रियलाइजेशन होता है। इस पॉइंट पे आके आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका स्टेटस क्या है। यू जस्ट ट्राई टू एनालाइज योर लाइफ व्हाट यू हैव अचीव्ड इन इट। फिर आगे आते हैं इसके अंदर एजम्पशंस क्या होते हैं। पहली चीज, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड। तो जब मैं मोटिवेशन की बात करूं तो इट इज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज देयर नीड। मैं वापस वही बात करूंगा, हो सकता है आपकी नीड्स अलग हैं, आपकी डिजायर अलग हैं, आपको अलग चीजें मोटिवेट करती हैं, दूसरे लोगों को अलग चीज मोटिवेट करती है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर की बात करूं तो इट टिपिकली डिपेंड्स अपॉन द नीड्स नॉट द मोटिवेशन। ये एक एजम्पशन है। अगर बंदे की नीड है कि उसे टॉप पोजीशन पे जाना है, इट डजंट मैटर आप उसको पैसा क्या दे रहे हो, उसको टॉप पोजीशन पे जाना है, उसकी नीड वो है, उसका बिहेवियर उस पर डिपेंड करेगा। ही वोंट बी फीलिंग हैप्पी, ही वोंट बी फीलिंग मोटिवेटेड जब तक उसकी नीड फुलफिल नहीं होती। पहली चीज, इट डजंट मैटर हाउ यू आर मोटिवेटिंग दैट एम्प्लॉय। सेकंड इज जनरली द नीड फॉलो द हायरार्की। कभी भी हायरार्की के थ्रू नीड फॉलो नहीं होगी, नीड के थ्रू हायरार्की होती है। हो सकता है कोई अच्छे परिवार से आ रहा हो, उसको जरूरत नहीं है बेसिक नीड्स की, तो उसकी नीड्स, उसकी डिजायर्स अलग होंगी और हायरार्की वहीं से चालू होगी। अगर किसी के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं है, उसके रोटी कपड़ा मकान बढ़िया है, अच्छे घर से बिलोंग करता है, तो उसकी जो हायरार्की है वो यहाँ से चालू होगी। पहला पॉइंट ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगा। मे बी कई बार वो लोग होते हैं जिनको स्विच करना होता है, कई लोग वो होते हैं जिनको कंपनी ने खुद बुलाया होता है, तो उनके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड भी नहीं है, उनकी सीधे सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से चालू होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नीड्स की हायरार्की कहाँ से चालू होगी। देन कम्स इज अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। सो इफ यू थिंक अपॉन कि अगर किसी बंदे की, जैसे मैंने बताया, अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड किसी बंदे की पहले से सेटिस्फाइड हैं, तो आप चाह के भी उसे उस लेवल पे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा पैकेज दे दो। अगर उस बंदे की वो नीड ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो ही वोंट बी डिजायरिंग इट एनी मोर। तो आप चाह के भी उसे मोटिवेट नहीं कर पाओगे, हायरार्की वहां पे फेल हो जाएगी। Then comes is a person move to next higher level need only when the lower need is satisfied. So you cannot say कि हमने ये कर दिया था, अब हम इस पे आ जाते हैं,
इट वोंट वर्क दैट वे। इसका वर्किंग कैसे होता है, जब तक उसकी एक बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी तब तक उसकी हायर नीड को आप फुलफिल करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स इफ यू गिव हिम द जॉब सिक्योरिटी बट हिज इनकम इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर द बेसिक नीड्स, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इसको लेके हमेशा डर में रहेगा कि वो इतना भी पैसा नहीं कमा सकता है कि उसकी रेगुलर नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सके। सो यू हैव टू थिंक अपॉन, यू हैव टू मेक अ बैलेंस, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। और ये असम्पशंस बहुत अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है आपसे पूछे जाएं, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आते हैं मोटिवेशन के अंदर कि आखिर वो कौन कौन से मोटिवेटर्स हैं जो वर्क कर सकते हैं। दो तरीके के मोटिवेटर्स होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। पहले आते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे। देखो क्या होगा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय है जो काफ़ी छोटी पोस्ट पे है या मिडिल लेवल पे है, ज़्यादा काफ़ी इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है, एक एवरेज एम्प्लॉय है, तो उसके लिए उस टाइम पे जब उसने नई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है या मे बी उसका जो एम्प्लॉयमेंट जो भी उसका एग्रीमेंट हुआ है वो अभी नया नया ही है, तो उस केस में जो उसके लिए इंसेंटिव्स मैटर करेंगे बीइंग अ न्यू जॉब, वो होंगे आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जैसे शुरुआत में जो सबसे बेसिक चीज़ मैटर करती है वो होती है पे एंड अलाउंसेस, यानी कि एक एम्प्लॉय को हाउ मच यू आर पेइंग, क्या वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड है दैट वॉट एवर रेगुलर सैलरी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेटिंग इट इज सफिशिएंट फॉर हिम, या फिर उसके काम के हिसाब से उसे सही सैलरी मिल रही है कि नहीं, ये बेसिक सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। ये बेसिक अलाउंस जो होता है, बेसिक जो हम उसको सैलरी पे करते हैं, ये एक मोटिवेटर की तरह काम करता है। अगर वो इस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड है कि वॉट एवर सैलरी दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज गेटिंग इज सफिशिएंट फॉर हिम अकॉर्डिंग टू हिज जॉब। दूसरी चीज़ जब हम आते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग। मैंने कई बिजनेस हाउसेस को देखा है कि उनकी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं डायरेक्टली उनकी सैलरी प्रॉफिट से रिलेटेड होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी सैलरी के साथ कोई छेड़खानी की जाती है, दे गेट द सैलरी, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ कंपनी बोलती है कि अगर एज एन एम्प्लॉय आपका कंट्रीब्यूशन कहीं भी है कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने में, या कंपनी को प्रॉफिट हुआ है एम्प्लॉयज़ के हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से, तो कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड के तौर पे जो प्रॉफिट्स बिजनेस के हुए हैं उसमें पार्ट दिया जाता है, शेयरिंग दी जाती है। फिर आती है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। नाउ व्हाट इज को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन? ये इन्फोसिस जैसी कंपनी काफ़ी फॉलो करती है। यू नो व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू मेक द एम्प्लॉयज़ एज द फैमिली मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्फोसिस का सोचना यह है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से डायरेक्ट करोगे, उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करोगे, तो उसके लिए तरीका भी एक अच्छा होना चाहिए। और उस तरीके में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि हम आपको एज अ बोनस कंपनी के शेयर्स देंगे। अब चाहे आप उसे स्टॉक ऑप्शन बोलो या को पार्टनरशिप बोलो, कंपनी सीधे सीधे बोल देती है, अनाउंस कर देती है, बीइंग एन एम्प्लॉय यू विल बी गेटिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक स्पेसिफिक सैलरी लेवल वालों को दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक को आप शेयर्स देना चालू कर दोगे, लेकिन वो दिया उन्हें किस लिए जाता है, बिकॉज उनके साथ ये डील हो चुकी होती है। यू वर्क हार्ड फॉर द कंपनी, यू वर्क स्मार्टली फॉर द कंपनी। कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाइए, कंपनी को आप प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़वाइए, और अगर आप ये काम करने में सक्सेसफुल होते हैं तो टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ जिनके लिए ये ऑप्शन है, उसमें हम क्या करेंगे, जब भी आपको बोनस देंगे तो उसमें आपको हम शेयर्स दे देंगे कंपनी के। ESOP एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कहलाता है ये, और इन्फोसिस जैसी कंपनी इसे रेगुलरली रेगुलेट करती है। एंड बिलीव मी, जिन लोगों ने शेयर्स इन्फोसिस के काफ़ी अर्ली टाइम पे लिए थे, आज वो करोड़पति बने बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर्स। इस तरीके से भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बट ये जो है ये बेसिकली मोस्टली जो मैंने देखा है वो हायर पोजिशंस के लिए होता है जनरली। नेक्स्ट आ जाता है बोनसेस। बोनसेस तो आप जानते हो दिवाली पे वो जो काजू बादाम आते हैं अलग अलग जगह से, ये वो बोनस के तौर पर ऐसा नहीं है, पैकेज भी मिल सकते हैं, ट्रिप पैकेज भी मिल सकता है, कैश के फॉर्म में भी मिल सकता है। काजू बादाम के फॉर्म में तो देखते ही हो आप, दिवाली पे आते हैं, हर जगह से डब्बा भर भर के आते हैं। हम सोचते हैं कि कोई अच्छा गिफ्ट होगा, प्रेशर कुकर निकल रहा है, काजू बादाम निकल रहे हैं, किशमिश निकल रही है, पता नहीं क्या चलता रहता है। फिर आते हैं पर्क फ्रिंज। पर्क फ्रिंज जो होते हैं वो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपको फ्री में टेलीफोन मिल गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन फ्री में मिल गया, फ्री में घर रहने को मिल गया है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे जो आपको बेनिफिट्स हैं, साइड बेनिफिट्स हैं, वो मिलते हैं, वो है। फिर उसके बाद आते हैं कमीशन पे। कमीशन इज बेसिकली मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज सेल्स बेस्ड। आप ज़्यादा सेल्स करोगे, जितनी भी एडिशनल सेल्स होगी उस पर आपको एडिशनल कमीशन मिलेगा, दैट इज़ बेसिकली द कमीशन। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। प्रोडक्टिविटी लिंक, ये बेसिकली लेबर के लिए होता है, लोअर लेवल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, द मोर प्रोडक्टिविटी यू विल गिव, द मोर यूनिट्स यू विल प्रोड्यूस, द मोर वेज यू विल गेट। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मोटिवेटर कि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, आपकी वेजेस मिलेंगी। फिर आ जाता है
फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फाइनली प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको रिटायरमेंट पे दी जाती हैं। कई प्राइवेट कंपनीज होती हैं, बोलती हैं आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका लाइफ जो है सिक्योर है, आप जब भी फ्यूचर में रिटायर होंगे तो कंपनी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी। इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, नॉट जस्ट फॉर नाउ बट फॉर द फ्यूचर। उसको ये लगता है कि चलो आगे चल के भी अगर मैं रिटायर होता हूँ तो कंपनी मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराती रहेगी। अब ये तो वो चीज़ें हो गई जो मिडिल लेवल पे हैं या जो नए ज्वाइन किए हुए हैं या जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उनका शॉर्ट टर्म जो स्कोप होता है वो ये होता है कि दे शुड बी फाइनेंशियली सेटिस्फाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट एज सून एज यू स्टार्ट ग्रोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको ये लगने लगता है कि नहीं यार, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रिकॉग्निशन। तो ये जो बड़ी पोजीशंस में लोग बैठते हैं, जो अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिन्हें 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, व्हाट दे डिमांड इज द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, दे वांट द रिकॉग्निशन, दे वांट देयर आइडेंटिफिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन के यस दे स्टैंड समवेयर। और यहीं पे आ जाते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जैसे इसके अंदर पहला आता है यू हैव टू हैव अ स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है हर एक को पैसा चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑल दे वांट इज द स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली चीज नॉन फाइनेंशियल में स्टेटस हो गया। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। यू नो सम आर वेरी चूजी और वेरी सिलेक्टिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कई लोग होते हैं जिनको स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट पसंद होता है, दे कैन ओनली वर्क व्हेन द एनवायरमेंट इज स्ट्रिक्ट, क्वाइट डिसिप्लिन, सारी चीजें प्रॉपर वे में हो रही हैं, प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, एक प्रॉपर चैनल फॉलो हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जिनको सीधे सीधे क्या चाहिए, अपने मन का करो, अपने तरीके से करो, बेस्ट आउटकम लेके आओ। सबकी जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। कोई ये नहीं कहता कि आपका एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ओनली देन यू विल गेट द सक्सेस। सक्सेस नेवर डिपेंड्स अपॉन एनीथिंग, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। व्हेन यू कंबाइन टुगेदर, कोई ये नहीं बोलता कि स्मार्ट वर्क करो तो हार्ड वर्क को स्किप करो, कोई ये नहीं कहता कि हार्ड वर्क करो तो स्मार्ट वर्क मत करो। दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और वो कॉम्बिनेशन ही आपको एक लेवल पे पहुंचा सकता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा सीरियस क्लाइमेट है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ ही उसका सक्सेस का कारण है। कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा हंसी माहौल का पूरा एनवायरमेंट है तो जरूरी नहीं है कि उसके कारण ही वो सक्सेसफुल हो रहा है। देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप एम्प्लॉय को देखें कि क्या उसको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है एंड इफ ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि काफ़ी सालों से है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ट्राई टू कोप विद हिम कि किस तरीके से उसको उसके अकॉर्डिंग ढाला जाए। करियर एडवांसमेंट, फाइनली आप अपने करियर को लेकर चूजी होते हो, करियर को लेकर सिलेक्टिव होते हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि जहां से उसने 10 साल पहले से चालू किया है वो आज भी वहीं पे बैठा हुआ है। हर एक इंसान को डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कुछ नया चाहिए एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू लुक अपॉन सच थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एज अ मैनेजर, एज अ सुपीरियर, एज अ टॉप लेवल मैनेजर या एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको अपने एम्प्लॉयज के करियर एडवांसमेंट के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो भी जब पीछे मुड़ के देखे तो उसे ये पता चले कि नहीं, आई हैव अचीव समथिंग गुड इन माई लाइफ। ऑल्दो वो सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, पर्क्स इंसेंटिव से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन करियर एडवांसमेंट का यहाँ पे मतलब होता है keeping that person's demand in mind and promoting him on a regular basis, time to time, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और वो काम करना चाहे। फिर जॉब एनरिचमेंट की बात आती है। जॉब एनरिचमेंट बड़ा सिंपल है। जॉब एनरिचमेंट और एडवांसमेंट जो हम बोलते हैं उसके अंदर बेसिकली जो बात होती है वो ये होती है, लेट हिम लर्न न्यू थिंग्स, let him understand new things. It is not just about what he actually do, it is about something new opportunities which he explores. तो जॉब को आप इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो बेसिक चीज़ें तो सीख ही रहा है, साथ में जो उसने थ्योरेटिकली सीखा था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी उसको आता है। ही इज लर्निंग न्यू थिंग्स डे बाय डे बिकॉज देयर आर सर्टेन एंथुजियास्टिक्स जो चाहते हैं कि कुछ नया लर्न करना। तो अगर आप उनको एक मोनोटोनस काम दे देंगे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो किल होने लगेगी। डोंट डू सच थिंग्स, प्रोवाइड जॉब एनरिचमेंट। फिर आते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्यों करता है, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो रिकॉग्नाइज हिम दैट ही हैज डन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि भाई वो उस चीज के लिए जाना जाए जो भी उसने काम किया। एटलीस्ट मोटिवेट हिम फॉर द वर्क ही हैज एक्चुअली डन, मतलब जो भी उसने किया उसके लिए उसको आप मोटिवेट करो, एनकरेज करो, प्रमोट करो, सबको बताओ कि दैट इज द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। उससे क्या होता है, एनकरेजमेंट आता है एम्प्लॉयज के अंदर, वो और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो चीज मोटिवेट करती है। जॉब सिक्योरिटी, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होगा जो अगले दिन जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हो रहा है तो ही इज हैविंग द फियर कि यार उसको निकाल दिया जाएगा, वो चीज डीमोटिवेट करती है। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट अ सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी हो कि दे आर सेफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर जॉब इज सेफ, लेट देम डू देयर टास्क। फिर आते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, उनको जो एम्प्लॉयज हैं उनको पार्टिसिपेट करवाइए। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया कि नहीं यार ठीक है आपका ये काम है, आपको ये काम करना है। डोंट डू लाइक दैट।
आप डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपनाएं। डेमोक्रेटिक के अंदर सिंपल सा मतलब होता है लेट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को लगेगा कि उनका ओपिनियन मैटर करता है। और फाइनली हमारे आ जाते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है उनको फ्रंट रो में रखिए, लीड में रखिए, उनको ये बताइए कि उनके डिसीजंस, उनके जो जॉब्स हैं, उनकी जो वर्किंग है दैट मैटर्स अ लॉट। उनको एनकरेज करिए, उनको मोटिवेट करिए, लेट देम फील लाइक दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेट देम फील लाइक दे आर द whatever work they do that matters। ये चीजें इसके अंदर याद रखना जरूरी है, आप इसको नोट करें, अपन आगे बढ़ते हैं।